हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हमने पूरा अपनी एक ग्रुप डी एग्ज़ाम के अभी है ना फॉर्म फिलअप जो हो रहे हैं उनके एग्ज़ाम के लिए, उस एग्ज़ाम के लिए हमने पूरी एक स्ट्रेटजी तैयार की है। ठीक है, आज हमने उसके बारे में पहले हमने टॉपिक्स वगैरह सभी टॉपिक्स को पहले देखा कि करंट अफेयर्स के लिए हमें क्या क्या टॉपिक्स रेडी करने हैं। ठीक है, और जीके के लिए क्या है, स्टडी जीके में क्या क्या पोर्शन आएंगे, कंप्यूटर के लिए क्या क्या है, और सबसे मेन है साइंस, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए साइंस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो हमारा जो मेन एम रहेगा, हर दिन साइंस का एक चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम जल्द से जल्द अपनी साइंस को कवर कर लें। और डेली हम करंट अफेयर्स को भी कवर करने के लिए हर दिन एक टॉपिक लेकर के आएंगे। जैसा कि देखिए सूचकांक है, सूचकांक की हालांकि मैं क्लास जो है एक डाल चुका हूँ, है ना। वैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो जो एक टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनकी भी क्लास हम लेके आ चुके हैं। अपॉइंटमेंट्स जो हैं, है ना, महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, इनके लिए मैंने अपना एक शॉर्ट्स डाला हुआ है यूट्यूब पर। तो बाकी की जो और जैसे चीज़ें रह गई हैं, एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। और जो नेशनल पार्क है ना, ये वीडियो भी है। तो मैं कह असली आप लोगों के लिए बस एक प्लान बनाया हुआ है, स्टडी प्लान, पूरा स्ट्रेटजी है हमारी ये ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। तो मैं कहना चाहूँगा आप लोग हमें जो है ज्वाइन करें। ठीक है, उसके बाद हम फिर देखते हैं कि हमें कैसे अपना स्ट्रेटजी को फोकस करना है। और डेली डेली लाइव करके हमें डेली स्टडी प्लान को फॉलो करना है। ठीक है, जिससे हम अपनी साइंस को कवर कर पाएँ। तो चलिए फिर हम एक बार स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस। तो चलिए, पहला जो हमारा साइंस का चैप्टर है वो है कोशिका। ठीक है, जिसको हम सेल्स के नेम से जानते हैं। ठीक है, तो कोशिका को क्या बोलते हैं? हम सेल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। और कोशिकाओं के अध्ययन को जो हम जैसे हर एक चीज़ का अध्ययन होता है, किसी भी चीज़ का जब किया जाता है, उसी के बारे में रिसर्च की जाती है। ठीक है, तो उस चीज़ की स्टडी को अगर हम कोशिका की स्टडी कर रहे हैं, तो कोशिका के अध्ययन को जो है साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। ओके, ये साइंस में हर एक अध्ययन को अलग अलग नेम है। ठीक है, हर एक का नोमेनक्लेचर किया गया है। तो वहीं अगर हम बात करें कोशिका के अध्ययन की, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। और ठीक है, अब हम जब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ के हम जब देखा कि अगर अगर हम सोचें कि आखिर कोशिका की खोज की किसने, ये जो कोशिका है, कोशिका का नाम आया कैसे, लोग जाने कैसे कि कोशिका होती क्या है, तो किसने इसकी खोज करी, कौन है जो पहली बार इस चीज़ को लेकर के आया कि कोशिका है क्या चीज़। तो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कोशिका की खोज की थी, है ना। इन्होंने इन्होंने ही कोशिका की खोज की थी। एक्चुअली क्या था, एक जो क्या था ना, पेड़ था पुराना, बहुत पुराना पेड़ था। उस पुराने पेड़ की इन्होंने छाल निकाली थी। जैसे गिरी हुई छालें नहीं होती ना, पत्ते, बहुत पुराना पेड़ होता है, पत्ते पत्ते गिरे होते हैं, छालें निकली होती हैं, बहुत काफ़ी पुराना ओल्ड पैटर्न का वो था। तो उन्होंने उसकी छाल पे एक्सपेरिमेंट किया था। किस पर? पेड़ की छाल पर। तो जो पेड़ की छाल पे जो कोशिका निकाली गई थी, वो मृत कोशिका थी। तो वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की, है ना। कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कब की थी? 1665 ईस्वी में, है ना। कोशिका की खोज कब की गई? 1665 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इन्होंने कोशिका कैसी खोजी थी, इन्होंने जो है मृत कोशिका खोजी गई थी। कैसी? मृत कोशिका। क्योंकि जो छाल जो मिली थी इनको, वो पुरानी छाल थी और उसमें सारी कोशिकाएं मृत, मरी हुई कोशिका थी, जीवित कोशिका नहीं थी। और चलिए, लेकिन अगर हम बात करें जीवित कोशिका की, कि अगर मृत इनने खोजी तो जीवित कोशिका भी तो किसी न किसी ने खोजी होंगी। तो वो जीवित कोशिका किसने खोजी? तो हम वहीं अगर बात करें जीवित कोशिका की, तो जीवित कोशिका जो है ल्यूवेनहॉक ने खोजी थी। किसने? ल्यूवेनहॉक ने। तो ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। क्या किया था? ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। कब? 1674 में। कब की थी? 1674 में। संख्या, अब हम बात करते हैं कोशिका कितनी तरह के होते हैं। तो कोशिका जो है दो तरह के होते हैं। ये इनको जो है संख्याओं के आधार पर बांटा गया है।
किसके आधार पर? संख्याओं के आधार पर। अगर हम बात करें सिर्फ सिंगुलर एक कोशीय अगर जीव की बात करें तो एक होते हैं एक कोशीय जीव, एक होते हैं बहुकोशीय जीव। जिनमें एक ही कोश का प्रेजेंट होती है वो एक कोशीय कहलाते हैं। जिनमें बहुकोशीय मतलब एक से ज़्यादा कोशिकाएं प्रेजेंट हो, है ना, तो वो कैसे कहलाते हैं? बहुकोशीय जीव। अच्छा, अगर हम बात करें कि हम जो इंसान है, इंसान कैसे हैं? इंसान किस में आते हैं? इंसान आता है बहुकोशीय में। किस में? बहुकोशीय में। क्योंकि हमारे अंदर काफ़ी सारी कोशिकाएं हैं, क्योंकि कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू को क्या बोलते हैं? ऊतक। ठीक है, ऊतक से मिलकर बनेगा एक ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन क्या बोलेंगे? अंग। उसके बाद अंगतंत्र। ठीक है, ऑर्गन से मिलकर बनेगा अंगतंत्र, और अंगतंत्र से मिलकर बनेगा पूरा ह्यूमन सिस्टम। पूरा जो स्केलेटन सिस्टम है ना, फिर वो तैयार होता है। तो इसीलिए हम किसके अंदर में आते हैं? हम आते हैं मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशीय जीव। और बात करें एक कोशीय जीव की, तो एक कोशीय जो जीव है, ठीक है, एक कोशीय जो जीव है वो कैसे हैं? वो कौन से होते हैं? जैसे अमीबा, जो पानी में जो अमीबा वगैरह काई वगैरह पाई जाती है ना, उसको अमीबा बोलते हैं। बाकी पैरामीशियम है, ये भी एक कोशीय जीव होती हैं। बैक्टीरिया, ये भी एक कोशीय जीव है। बाकी क्लेमाइडियस, ठीक है, ये सारे कैसे हैं? एक कोशीय। इनमें एक ही कोश का प्रेजेंट होती हैं। और एक कोशीय ये अपना भोजन स्वयं ही बनाएंगे। मतलब इनको कोई अलग से कोई ना हाथ पैर भाई कुछ है नहीं, इन्हें खुद ही अपना भोजन जो है खुद ही ग्रहण करना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम आगे अपना करते हैं। बहुत ही देखिए हाथ से हैंड रिटन नोट्स बनाए गए हैं आपके लिए। सोचिए कितनी मेहनत की जाती है हैंड रिटन नोट्स बनाने के लिए। चलिए एक सेकंड में थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ। हाँ, क्लियर है। चलिए क्लास अब आगे पढ़ते हैं। उसके बाद कोशिका हमने पढ़ लिया, कोशिका के भाव ने उसके बाद कोशिका का विभाजन पढ़ लिया। कोशिका जो है दो तरीके से विभाजित है संख्याओं के आधार पर, एक कोशीय और बहुकोशीय। ठीक है, एक कोशिया के हमने उदाहरण पढ़े, हमने बहुकोशीय के उदाहरण पढ़े। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। किसकी? सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की बात करें यानी कि इसे बोलेंगे हम कोशिका झिल्ली। हिंदी में बोला जाता है इसे झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है किसकी बनी होती है? मेड विद लिपिड एंड प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की, है ना। उसके बाद कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है? कोशिका झिल्ली एक ऐसी है जो पादप और जीवित जो जंतु होते हैं ना, जंतुओं में, उनमें पाई जाती है। कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है? पादपों में भी पाई जाएगी और जंतुओं में भी पाई जाएगी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें भित्ति की, किसकी? भित्ति की, कोशिका भित्ति। अच्छा, अगर हमने बात करी कोशिका भित्ति, तो कोशिका सबसे पहले तो कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है? तो कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनती है। किसकी बनती है? सेलुलोज की बनती है। ठीक है, सेलुलोज का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, है ना। किसकी बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट की। देखिए जैसे मान लीजिए ये एक कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है, कोशिका के ऊपर परत किसकी छड़ी होती है? झिल्ली की। और झिल्ली भी झिल्ली के ऊपर जो परत होती है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? भित्ति। यानी कि झिल्ली जो कवर होती है वो होती है कोशिका भित्ति से। किससे होती है? कोशिका भित्ति से। और जो कोशिका है सबसे पहले लेयर कौन सी आएगी? भित्ति, झिल्ली की। कौन सी है? झिल्ली। तो कोशिका सबसे पहले कवर होता है झिल्ली से, झिल्ली जो कवर होती है वो होती है भित्ति से। ठीक है, लेकिन जो भित्ति है, तो भित्ति ज़्यादातर ओनली पादपों में पाई जाती है। किसमें? पादपों में। झिल्ली जो पाई जाएगी वो पादपों में पाई जाएगी। और अगर बात भित्ति की बात करें, भित्ति जो पाई जाती है वो पादपों में पाई जाती है। और बात करें अगर झिल्ली की, तो झिल्ली जो है पादप और जंतु दोनों में पाई जाएगी। ठीक है, यहाँ क्लियर हुआ। अच्छा ये बताइए, पेड़ जो हम पादप हैं, पादपों में मजबूती किससे आती है ना, तो वो भित्ति की वजह से आती है। और जिस भी पादप में कोशिका भित्ति होती है ना, क्योंकि हर पादप में कोशिका भित्ति होगी, क्योंकि ये स्पेशली पाया ही पादपों में जाता है। क्यों? क्योंकि पादपों में जो एक निश्चित आकार होता है वो इसी की वजह से मिलता है। किसकी वजह से? भित्ति की वजह से। और भित्ति ही पादपों को एक मजबूत एक स्ट्रक्चर तैयार करके देती है ना, लचीलापन ना हो, मतलब पेड़ जो है एक
से बना हो, क्योंकि देखा है ना कि पेड़ कितने मजबूत होते हैं। तो बस वो मजबूती कौन प्रदान करता है पेड़ों को? ये भित्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पौधे जो है पानी को ग्रहण। ये देखिए, ये हमारा जो है अभी रिसेंटली जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी हुआ था, जो उसमें पूछा गया था, है ना। ये मेरी ही शिफ्ट का क्वेश्चन है। किस में आया था? ये अभी ग्रुप डी में ही आया था, जो अभी 2025 में जो एग्ज़ाम में दे के आया हूँ। तो स्पेशली जो उसी में पूछ, मेरे में यही क्वेश्चन आया था। इसमें अभी आगे और भी हैं, मैंने सभी क्वेश्चंस को भी कवर किया है इसके अंदर, क्योंकि मैंने अपनी नोट्स से एनसीईआरटी नोट्स हैं ये सारे। और एनसीईआरटी नोट्स अगर एक बार आप पढ़ लिए ना, तो आप हर एक चीज़ का आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चन आएंगे आप पूरी साइंस कवर करके आएंगे इससे, क्योंकि ये पूरी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनाए हैं मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बात की, तो पौधों के अंदर जो पानी जो ग्रहण करते हैं पौधे, वो किस विधि द्वारा करते हैं? ऑस्मोसिस। किस विधि द्वारा करते हैं? ऑस्मोसिस। ओके। अच्छा, बात करें हम कोश बैक्टीरिया की, कि बैक्टीरिया की जो भित्ति है, बैक्टीरिया की जो भित्ति है वो किसकी बनी होती है? तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जो भित्ति है ना, वो किसकी बनी होती है? पेप्टिकोग्लाइकन की। पेप्टिकोग्लाइकन। और अगर बात करें फंगी, अगर फंगी की बात करें, तो फंगी जो है, फंगी की भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एक बार आप इनको अच्छे से पॉइंट आउट नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अक्सर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो फंगी है, फंगाई, है ना, तो ये जो है किसकी बनी होती है? इसकी भित्ति किस चीज़ की बनी होती है ना। किससे बनी होती है? काइटिन से। तो काइटिन की भित्ति होती है। और बात करें अगर हम कि सेल की यानी कोशिका की भौतिक इकाई क्या है, तो जो कोशिका की भौतिक इकाई है वो है जीव द्रव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, न्यूक्लियस। अगर हम बात करें कोशिका के न्यूक्लियस की यानी केंद्रक की, तो वो कैसा होता है? उसकी जो आकार है वो अंडाकार के आकार में होता है, अंडाकार डॉट की तरह संरचना होती है। और इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बात करें हम क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम जो है किसके बने होते हैं? क्रोमोसोम जो बने होते हैं वो होते हैं डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन के। देखिए, ये दोनों के बने होते हैं, अकेला ओनली डीएनए से नहीं बनता क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। इस प्रोटीन से मिलके बनता है क्रोमोसोम। ठीक है, अगर आगे हम बात करें साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव की अगर बात करते हैं, तो कोशिका द्रव का कार्य क्या है? कोशिका द्रव का कार्य है सेल्स को सुरक्षा देना, यानी कोशिका को सुरक्षा देना। कैसे? क्योंकि कोशिका के अंदर जो काफ़ी सारे अंग हैं, अलग अलग जो अंगों के जो कार्य हैं, अगर अगर उसके अंदर कोशिका मतलब द्रव्य नहीं होगा, लिक्विड नहीं होगा, तो सब आपस में एक दूसरे से टकरा जाएंगे, है ना। उन आपसी टकराहट को रोकने के लिए ही उस कोशिका के अंदर एक लिक्विड पदार्थ होता है ना। तो ये साइटोप्लाज्म जो है उसको उसी चीज़ का काम करता है, जिससे कि कोई भी अंदर के अंग आपस में टकराए नहीं। अगर कोई भी चीज़ मान लीजिए अगर किसी को सपोर्ट ना मिले, तो आप क्या होगा? बस कि जिसको सपोर्ट नहीं मिलेगा वो आपसी में टकरा जाएंगे, है ना। उस टकराहट को रोकने के लिए ही साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव का उपयोग होता है। कोशिका द्रव का काम ही यही है कि आप आपस के टकराव को रोका जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ईआर की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और हिंदी में ऐसा बोला जाता है अंतर्द्रव्यी जालिका। इसकी जो संरचना है, अंतर्द्रव्यी जालिका की जो संरचना है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होती है। कैसी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह, यानी कि इसकी भी संरचना जो है झिल्ली की तरह होती है, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है उसकी तरह है। ठीक है, लेकिन बात करें ऐसी जो ईआर है, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, ये जो है दो भागों में बटा हुआ है। इसके अंदर जो है दो तरीके के पार्ट्स होते हैं, एक होता है RER, एक होता है SER। RER का मीनिंग होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो खुरदरा पदार्थ होता है ना, खुरदरा, यानी कि एक होता है खुरदरे वाली
अंतर्द्रव्य जालिका, एक होती है बिल्कुल चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। तो देखिए मैंने जो डायग्राम में दिखाया हुआ है, किसी जो बिल्कुल स्मूथ यानी कि जो चिकनी है, जिसमें कहीं डॉट नहीं दिख रहे हैं, ये तो हो गई SER। और जिसमें डॉट वगैरह लगे हुए हैं ना, जो खुदरी है, खुदरी है, एकदम स्मूथ सरफेस नहीं है इसका, तो ये कैसी हो गई? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये खुदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। और सबसे एक चीज़ और आपको ये सबसे मेन चीज़ में ये याद करनी है, वो है कि राइबोसोम जो है सब प्रेजेंट किस में होता है? RER में ही होता है। तो राइबोसोम आपको कहाँ मिलेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी अंदर, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनता है? राइबोसोम में। अच्छा, RER बना किसका होता है? ये प्रोटीन का बना होता है। किसका? प्रोटीन का बना होता है। और इसी के अंदर क्या मिलता है हमें? राइबोसोम प्रोटीन मिलता है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं SER की। किसकी बात करते हैं हम? SER। SER का मतलब होता है कि SER बना किससे है। SER का भी मैंने मतलब बताया ना कि SER का मतलब क्या है? SER का मतलब है जो बिल्कुल स्मूथ सरफेस वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, जिसकी सतह कैसी है? चिकनी है। तो चिकनी सतह क्यों हुई? क्योंकि ये बसा का बना हुआ है, यानी फैट। फैट में क्या होता है? ऑयल होता है ना, ऑयली लिक्विड वगैरह, बस उसकी वजह से क्या है, ये चिकनी होती है इसकी। तो बसा बसा से बनता है ये, यानी कि फैट से बना होता है। और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि SER जो है, जो हमारा SER है, ये SER किस में पाया जाता है? ये कैसेरुकी जंतुओं में पाया जाता है, जिसकी क्या होती है? हड्डियाँ। जो ब्रेक होता है ना, मेन जो बोन बैरो अपनी है, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं स्पाइनल बोन। स्पाइनल बोन जो है ना, स्पाइनल बोन ही जिसमें पाई जाती है, जिसमें वर्टिब्रेट बॉडी जो बोलते हैं इनको, जिसकी कैसेरुकी पाई जाती है। और जो ज़्यादा किसमें पाई जाती है? एनिमल्स में और ह्यूमंस में, ठीक है। SER कैसेरुकी जीवों में से किसका? SER का काम क्या होता है? जो भी मानव शरीर में हम जैसे कोई भी चीज़ खाते हैं, कोई भी जो जैसे विषैला जो पदार्थ होता है ना, विषैले पदार्थ को जो है बाहर निकालने का काम करती है, या फिर उसको कम करने का काम करेगी, ख़त्म करने का या कम करने का। तो जो नशीले या विषैले पदार्थ जो होते हैं, उनके कार्य में विघ्न डालती है, मतलब उस चीज़ को कम करने का काम करती है। तो SER का मेन वर्क क्या हो गया? मानव जो भी कितने भी कशेरुकी जीव हैं, उनमें से जहरीले पदार्थ को ख़त्म करना या कम करने का कार्य करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। SER अच्छा पाया किस में जाता है? SER आपको मिलेगा कहाँ हमारी बॉडी के अंदर? SER जो है लेवर के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लेवर के अंदर। या ओके, किसके अंदर पाया जाएगा SER? लेवर के अंदर। बात करें RER की। RER ये प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? ये प्रोटीन बनाता है, और आवश्यकता अनुसार ER के माध्यम से अन्य भागों में भेजता है। तो ये ER जो है, RER जो है क्या बनाएगा? पहले तो प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन बनाने के बाद जब उसे लगेगा कि प्रोटीन हमने काफ़ी सारा बना लिया है, तो भाई उसको कहीं ना कहीं भेजना भी तो है। अगर हम सारा स्टोर कैसे करेंगे? हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जैसे पानी का कोई घड़ा है, अगर घड़ा भी भर जाएगा तो कहीं ना कुछ तो करना पड़ेगा ना इंतजाम, वरना वो तो फैलता रहेगा, निकल जाएगा, बाहर फूट जाएगा एकदम। तो उस चीज़ के लिए अगर मान लो वो प्रोटीन बना रहा है, तो प्रोटीन बनाने का महत्व क्या है? मतलब कुछ का कोई महत्व निकलेगा अगर ज़्यादा बनाएगा तो? नहीं ना। तो इसीलिए आवश्यकता के अनुसार वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से जो है अन्य भागों में भेजता रहता है, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है हमारे भाग में। अब मान लो वो भाग आपका चाहे जैसे आप बोल रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी, तो वो क्या है? तो वो जो सेंड करता है वो यही करेगा। तो हर जगह जिस जिस भी जगह पर हमारे बॉडी में किसी भी अंग के किसी भी साइड में, है ना, जो हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रोटीन वगैरह की या एनर्जी की, तो उसका काम कौन कर रहा होता है? RER, ठीक है। चलिए बात करते हैं SER जो है किसका है? SER मैंने बताया ना, प्रोटीन से बनता है और वसा से बनता है। तो ये क्या बनाने में कार्य करता है? SER क्या बनाने में मदद करता है आपका? ये सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली के बनाने में मदद करता है। क्या?
कौन मदद करता है? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकनी सरफेस जो है ना, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, ये वो मदद करता है किसके लिए? कोर्स का झिल्ली बनाने के लिए। अच्छा, जो हमारे कुछ प्रोटीन, यानी कि जो हमारे कुछ प्रोटीन होते हैं और कुछ प्रोटीन और कुछ वसा हमारे ऐसे भी हैं जो किसका कार्य करते हैं? हमारे एंजाइम्स का। कहते हैं ना, कुछ अच्छे एंजाइम्स होते हैं, कुछ बुरे एंजाइम्स भी होते हैं। गुड एंजाइम्स उनको बोला जाता है जिनके बिना हमारी बॉडी ख़राब है। अगर मान लीजिए कुछ एंजाइम्स अगर सही ना हो, मतलब हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स गुड एंजाइम्स ना हो, तो क्या होगा? मान लिया हमने फूड खाया, तो फूड को पचाने के लिए भी हमें कोई ना कोई एंजाइम्स चाहिए होगा। तो जो अच्छे जो एंजाइम है, जिनका जो मेन वर्क है वो कुछ सही कार्य करना है, उन अगर वो कार्य नहीं करे तो समझ लीजिए हमारी बॉडी का फंक्शन सब बिगड़ जाएगा। और एक बार फंक्शन कोई बिगड़ गया तो समझ लीजिए हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हमारे बॉडी के अंदर कुछ अलग अलग तरीके के एंजाइम पाए जाते हैं, है ना। तो वो कुछ एंजाइम जो है प्रोटीन और जो वसा जो एंजाइम बनाते हैं, तो ये जो है ये भी एक हमारे एंजाइम का काम करते हैं, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे गोल्जी अपरेटस, है ना, यानी जैसे हम गोल्जी काय भी बोलते हैं, गोल्जी अपरेटस। इसकी जो खोज है वो कैमिलो गोल्जी ने की थी। किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। और कैमिलो गोल्जी ने जो खोज की थी, तो जो ने क्या खोजा था? गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस में क्या बनाने में मदद करता है? गोल्जी अपरेटस क्या बनाने में करता है? लाइसोसोम। ठीक है। अच्छा, हमने राइबोसोम भी पढ़ा था। राइबोसोम कौन बनाता है? राइबोसोम? RER, है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो खुरदरा हमारा ये एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो बनाता है, राइबोसोम बनाता है, उसी में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है। और उसके बाद पढ़ा हमने लाइसोसोम। तो लाइसोसोम कौन बनाएगा? गोल्जी अपरेटस। नेक्स्ट हम बात करें, ये जो है एक सिमिलर मैनर में ही अरेंज मिलती है। गोल्जी अपरेटस का जो स्ट्रक्चर है ये सिमिलर मैनर में अरेंज होगी। कैसे? जैसे देखिए मैं अभी ये डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। ये एक ही मैनर में अरेंज मिलती हैं सारी। कैसी? एक ही मैनर में। और सबसे मेन, और इन्हीं अरे एक मैन जिस मैनर में जो अरेंज है, जिस तरीके से ये अरेंज है, इस चीज़ को ही क्या बोला जाता है? कुंडिका। सिस्टर्नी बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोला था कुंडिका। तो ये कुंडिका के रूप में बनी हुई होती है। और बात करें गोल्जी का रिलेशन, तो गोल्जी एपरेटस का जो संबंध है वो किससे है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से है। किससे है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से है। ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आप हमसे डेली पढ़ेंगे ना, तो आप यकीन मानिए आप साइंस का टॉप कोर टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? टॉप कोर टॉपिक्स, जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत कारगर साबित होंगे। आप देखते तो जाइए इस पर क्या होने वाला है। क्योंकि जब मैंने अपनी साइंस पढ़ के गया था ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, साइंस का एक एक क्वेश्चन बड़े आराम से किया था। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मुझे नहीं आता। तो वो सब किस वजह से? क्योंकि हमने NCERT के बेस पर स्टडी किया, वही नोट्स बनाए हैं। चलिए देखिए, गोल्जी का मुख्य कार्य क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाए खाने को पैक करना होता है। क्या होता है इसका मेन कार्य? क्या है? जो भी हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो खाना बना रहा है, यानी क्या बनाता था वो? वसा और प्रोटीन। उस खाने को क्या करता था? पैक। गोल्जी अपरेटस का काम है पैकिंग करना। ठीक है। तो पौधों में गोल्जी को क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम। क्योंकि पौधों में जो है गोल्जी अपरेटस तो होता नहीं है, लेकिन क्या होता है? डिक्टियोसोम होता है ना। ओके, यहाँ क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम की खोज किसने की? लाइसोसोम की खोज जो है डी दुबे ने की है 1958 में। किसने की थी? डी दुबे, 1958 में। नेक्स्ट, लाइसोसोम जो है हमारी बॉडी में सबसे पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम माना जाता है। क्या? पावरफुल पाचन एंजाइम है ये हमारा सबसे ज़्यादा, लाइसोसोम। ठीक है, पता चला ना। तो सब हमारा जो सबसे पावरफुल जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो कौन सा है? लाइसोसोम है। और लाइसोसोम को ही आत्मघाती थैली बोला जाता है। और इसे आत्मघाती थैली क्यों बोला जाता है? मान लीजिए हमारी बॉडी में कोई सेल्स ऐसा है जो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि वो कुछ खराबी है, कहते हैं ना किसी खराबी, तो ये क्या करेगा? उस चीज़ को रिपेयर करने के लिए अपनी खुद की जान दे देता है।
तो ये जाएगा उस खराब सेल के पास, उस जो सेल हमारा ख़राब हो चुका है उसके पास जाएगा और उसको रिपेयर करने के लिए अपनी खुद की मतलब जान दे देगा एक तरीके से, आप समझिए अपनी खुद का सुसाइड हो जाता है इसका, खुद की जान देना ही, क्योंकि किसी भी चीज़ को रिपेयर करने के लिए इसको फूटना पड़ता है, और जब जिस चीज़ के पास जाकर ये फूट जाएगा तो उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करता है उस, है ना। तो जितना भी हमारा आप बोलेंगे वेस्टेज, उस चीज़ को कवर कर लेगा ये। तो लाइसोसोम को इसीलिए आत्मघाती थैली बोलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं। थोड़ा सा और रह गया बस, ज़्यादा नहीं, कुछ देर की क्लास और है आपका, मात्र आधे घंटे में सब कुछ का 10 मिनट की वीडियो और रह गई है, 10 भी नहीं, आप लोगों के लिए मात्र 5 मिनट की, आप जल्दी कवर कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है सूत्र कणिका, क्या बोलेंगे, सूत्र कणिका, जिसकी खोज किसने की, कोलेकर ने। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो किसने की थी, कोलेकर ने की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिकाओं का बिजली घर कहते हैं, क्या कहते हैं, कोशिकाओं का बिजली घर। ठीक है, और सबसे मेन चीज़, एक और मेन पॉइंट देखिए हमने लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही दोहरी झिल्ली पाई जाती है, क्या पाई जाती है, दोहरी झिल्ली। ठीक है, क्या पाई जाएगी, दोहरी झिल्ली। ठीक है, पहले देखिए एक झिल्ली होगी अंदर की तरफ, एक झिल्ली होती है बाहर की तरफ। तो जो बाहरी झिल्ली है वो कैसी होगी, छिद्रित, यानी कि डॉटेड वाली होगी। तो बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली है, वो कैसी होती है, छेदित, छिद्रित होती है ना, छिद्रित, जिसमें डॉट बने होते हैं। एक होती है अंदर की तरफ, एक झिल्ली इसमें अंदर की तरफ भी होती है, क्योंकि मैंने बोला ना दोहरी झिल्ली है, एक बाहरी झिल्ली हो गई, एक भीतरी झिल्ली हो गई। तो जो भीतरी झिल्ली है वो होती है बलित आकार की, बलित तरी, है ना, बलित आकार की। और इस बलित आकार वाली झिल्ली को ही हम क्या बोलते हैं, क्रस्टी, क्या बोलेंगे हम, क्रस्टी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी के रूप में एनर्जी देता है, किसके रूप में एनर्जी देता है हमें, माइटोकॉन्ड्रिया जो है जो एनर्जी देता है हमें वो किसके रूप में देता है, एटीपी के फॉर्म में। इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई, एंड्रो, बताइए जल्दी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। उसके बाद नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, जैसा हमने बताया कोशिकाओं का बिजली घर, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जल्दी नहीं पचता है, जो हम लोग खाना खाते हैं ना उसमें जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जल्दी पचेगा तो है नहीं। तो उस जब वो जल्दी नहीं पचेगा तो उस क्या कर, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उस क्या करेगा, उनको जो है छोटे छोटे ग्लूकोज के टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है ना। कैसे में तोड़ा जाता है, छोटे छोटे ग्लूकोज के टुकड़ों में, ताकि वो जल्दी खाना पच सके। तो जब वो उनको ग्लूकोज के टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एटीपी के रूप में एनर्जी हमें दे देता है, पानी और CO2, क्या क्या मिलता है हमें, देखिए जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये होगा ग्लूकोज। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर देगा, है ना, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या मिलेगा, एक तो हम CO2 रिलीज़ करते हैं, ठीक है, वाटर बनता है हमारी बॉडी में, और एटीपी के रूप में हमें एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो ये इसका मेन वर्किंग है। उसके बाद एटीपी को एनर्जी ऑफ करेंसी भी कहते हैं, क्या हो, या फिर आप कह सकते हैं करेंसी ऑफ एनर्जी, है ना। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है, राइबोसोम होता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या क्या होता है, एक खुद का डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ज़रूरत नहीं है भाई किसी से उधारी लेने की, माइटोकॉन्ड्रिया खुद में बादशाह है, वो तो खुद ही अमीर है भाई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेसेड यानी लवक की। लवक जो है यह पौधों या पादपों की कोशिकाओं में पाया जाता है, किसमें, पौधों या पादपों की कोशिकाओं में, पादपों को ही पौधा बोलते हैं ना। तो ये जो है 3 तरीके के होते हैं, किस तरीके, 3 तरीके के। इनके जो है 3 प्रकार हैं, पहला है वर्णी लवक, दूसरा है अवर्णी लवक, तीसरा है हरित लवक। तो वर्णी लवक को बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट, अवर्णी लवक को बोला जाता है ल्यूकोप्लास्ट, और हरित लवक को बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा ये क्लोरोप्लास्ट। इसमें एक और आता है क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो इनमें थोड़ा सा लोग कंफ्यूज जाते हैं कि क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में डिफरेंस क्या है, तो वह हम एक बार और देखते हैं, देखिए इसका मतलब होता क्या है। अगर हम बात करें क्रोमोप्लास्ट, है ना, क्रोमो का मतलब होता है वर्णी लवक, और क्रोमोप्लास्ट का जो मेन वर्क है वो होता है फूल या फलों में
रंग प्रदान करना, फूल का रंग क्या होगा, फलों का रंग क्या होगा। जैसे सेब का रंग लाल है तो वो लाल क्यों है, उसको भी क्रोमोप्लास्ट है ना। इनका मेन वर्क ही यही है कि पादपों में फल और फूलों के जो रंग हैं वो प्रदान करते हैं। कौन? वर्णिलावक। और जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम होता है? ल्यूकोप्लास्ट एक तो ये रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता, कुछ भी रंग प्रदान नहीं करता है ना। और दूसरी चीज़, ये जो है स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन जमा करता है। क्या जमा करता है? ये प्रोटीन है, स्टार्च है, ऑयल है, ये सब चीज़ों को एकत्रित करता है, पदार्थों को जमा करता है, इन पदार्थों को जमा करता है ना। और बात करें अगर हम क्लोरोप्लास्ट की, अगर हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट जो है, जो हरित लवक बोला जाता है, ये किस चीज़ में मदद करता है हमारी? ये फोटोसिंथेसिस, यानी कि पौधों को फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में मदद करता है। जैसे पौधे अपना खाना किस किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस द्वारा, है ना। इसी प्रक्रिया द्वारा तो खाना बनाते हैं पौधे। तो बस इसीलिए क्लोरोप्लास्ट के हेल्प से ही फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया पूरी होती है, और इसी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पौधों में खाना प्राप्त होता है। ठीक है। इसके बाद इसके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है? पौधों में हरा जो रंग होता है ना, इसी की वजह से होता है। पत्तियां जो हरी होती हैं वो इसकी वजह से होती हैं। किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। और क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, बात खत्म हुई, यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा सा और रह गया बस। अब बात करते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो है एक द्रव पदार्थ है। क्या है? द्रव पदार्थ। ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है राजधानियाँ। राजधानियाँ जो है ये पादपों में बड़ी होती हैं और जंतुओं में छोटी होती हैं। जैसे राजधानियों को हम बोलते हैं वैक्यूल्स, वैक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये पादपों में कैसी होती हैं? बड़ी बड़ी होती हैं, और जंतुओं में छोटी छोटी होती हैं। पौधों के लिए जो है कुछ जरूरी राजधानियों में मौजूद पदार्थ हैं। देखिए, पौधों के लिए सबसे ज़रूरी पदार्थ क्या क्या है हमारी राजधानियों के अंदर? तो पौधों की जो राजधानी है उनके अंदर कुछ ज़रूरी पदार्थ होते हैं। एक होता है अमीनो एसिड, दूसरा है शुगर यानी शर्करा, तीसरा है कार्बोनिक एसिड, चौथा है प्रोटीन। क्या क्या है? अमीनो एसिड, शुगर, कार्बोनिक एसिड और प्रोटीन। ठीक है, यहाँ हमारा कोर्स का चैप्टर फिनिश होता है। ओके, कल हम जो लेके आएंगे आपके लिए, देखिए कल जो आपके लिए क्लास होने वाली है वो होने वाली है कौन सी? ऊतक, कोशिका के ऊपर। हम कोशिका तो हमने यहाँ ख़त्म किया, अब हम बात करेंगे किसकी? ऊतक की। तो ये हम क्लास आपके लिए कल लेके आएंगे। आज आप पूरा कोर्स का रिवीजन कर लीजिए, और कल है सैटरडे, सैटरडे को टिश्यू वाला पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे ऊतक। उसके बाद संडे को आपका एक लाइव टेस्ट होगा। तो मैं कहना चाहूँगा आप लोग हमारे लाइव टेस्ट जरूर ज्वाइन करें। ओके, और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को जो है शेयर करें, लाइक कर दें, कमेंट भी करें। बस आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी आपका सपोर्ट मिलेगा और हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हम और वीडियो और लेकर के आएँ। हमारा ये जो है ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है साइंस, है ना। ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत स्पेशल साइंस होने वाली है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं दोस्तों द्वारा नेक्स्ट अगली क्लास में।